वंदे मातरम। बिहार झारखंड की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के प्रोजेक्ट भवन में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड के चयनित सहायक निदेशक, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों और वैज्ञानिक सहायकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 93 नवनियुक्त पदाधिकारियों के बीच में नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य का आंतरिक क्षमता को विकसित करके हम हर सेक्टर में आगे बढ़ने की जरूरत है। झारखंड का राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एक आदर्श प्रयोगशाला के रूप में है, अपनी पहचान बनाई है। इसको लेकर आप सभी नवनियुक्त सहायक निदेशक, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी और वैज्ञानिक सहायक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हमें अब फॉरेंसिक जांच, डीएनए टेस्ट, नारकोटिक्स जांच समेत अन्य टेक्निकल जांच के लिए सैंपल अन्य राज्यों में ना भेजने पड़े, इसलिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रिक्त पड़े पदों को भरने का काम किया है। जहां 12 महीने में 11 महीने धरना प्रदर्शन करते थे, आज वो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीने 10 महीना स्कूलों में रह रहे हैं। ये सरकार का निर्णय, ये एक योजनाबद्ध तरीके से हर क्षेत्र में हम लोगों ने कदम बढ़ाने का प्रयास किया। आज इसमें डीएनए टेस्ट होना है, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग और साइबर क्राइम, लाई डिटेक्शन और नारकोटिक जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके नज़रों से गुजरना पड़ेगा। जहां इस प्रयोगशाला में कभी नियुक्ति की परिकल्पना नहीं हो रही थी, आज उस प्रयोगशाला में पूरी तरीके से आप सब लोगों को बैठाने का ये पहल शुरू हुई। सरायकेला जिले के थाना अंतर्गत अज्ञात अपराधियों ने कोर्ट से लौट रहे युवक को घात लगाए बैठे अपराधियों ने गोली मार दी और गोली युवक के कंधे में लगी, जिससे कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी कलीम खान के रूप में हुई। कलीम खान कुख्यात अपराध कर्मी कादिम खान का भाई बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। छानबीन के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कलीम खान की बाइक और हेलमेट बरामद कर लिया है। घायल कलीम का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी है और उनकी बॉडी यहाँ पड़ी है। इसी दौरान कुछ सिविलियंस उनको हेल्प करने के लिए जो है इलाज के लिए टीएमएच ले गए। यहाँ पहुँचे तो हम पूछताछ के क्रम में भी पता चला कि जो जिसको गोली लगी है उसका नाम कलीम खान है, जो कि अभी कपाली में रह रहा था, मगर उनका मूल घर जो है आदित्यपुर में पड़ता है। उनके पिता का नाम अली अहमद खान है और गोली क्यों चली है ये अभी इस बारे में अनुसंधान जारी है। अभी तक पूछताछ में यह पता चला है कि कोर्ट में अपने किसी काम से आया था, किसी अपनी बाइक से, जो कि बाइक उसकी यहीं खड़ी हुई है, सड़क पर लगी हुई, और उसकी जूता वगैरह भी जैसा आप देख सकते हैं फैला हुआ था यहाँ पर। अभी पता ये लगाना है कि किसने गोली चलाई है और किस कारण से चलाई है, जिस पर हम लगे हुए हैं। मुख्तली जल्दी पता चल जाएगा और पकड़ा भी जाएगा। राज्यसभा सांसद खीरू महतो का हजारीबाग समीप जदयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। शुरुआती राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद पहली बार हजारीबाग पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और इस बीच उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर हेमंत सोरेन सरकार निकम्मी हो गई है। राज्य में शासन तंत्र बिल्कुल विफल है, जैसे आज कई घटनाएं राज्य में घट रही हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का देश के नौजवानों को समर्थन करना चाहिए। विरोध में सरकारी संपत्ति का जलाना आम जनता की क्षति है। साथ ही कहा कि झारखंड में 2024 के चुनाव में जेडीयू पूरे दमखम के साथ में आएगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले तो हम ऐसे मुखिया बने सन 1978 में, और उसके बाद जिला लोक दल का प्रखंड सचिव बने हम। उसके बाद जिला अध्यक्ष बने और जिला अध्यक्ष के बाद संघर्ष करते करते मैं मजदूर आंदोलन में जेल गया, किसान आंदोलन में जेल गया और विस्थापित का आंदोलन में जेल गया और महीनों भर जेल में रहा। आंदोलनरत रहे हम लोग और उसके बाद फिर हम विधायक बने। विधायक के बाद आज आपके बीच में राज्यसभा सांसद के रूप में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृपा से आज आपके हजारीबाग का धरती पर पावन धरती पर उपस्थित।
देवघर में श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस प्रशासन भी लगातार सुचारू रूप से मेले का संचालन करने के लिए निरीक्षण कार्य कर रहा है और उसी कड़ी में आज संथाल परगना डीआईजी सुदर्शन मंडल देवघर, एसपी सुभाष चंद्र घाट समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ में कांवरिया रूट लाइन का निरीक्षण किया गया। बीएड कॉलेज से सिंगवा नंदन पहाड़ समेत अन्य पॉइंट का जायजा लिया गया। मौके पर डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से श्रावणी मेला नहीं लग पाया है और वहीं इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। उसके साथ साथ 20 अस्थायी मेला क्षेत्र में ओपी का निर्माण कराया जाएगा और वहीं ट्रैफिक को लेकर 11 अन्य स्थायी थाना जितने भी हैं उनका निर्माण कराया जाएगा और इसको लेकर आज सभी जगह पर निरीक्षण किया गया। जो श्रावणी मेला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 वर्ष से नहीं हुआ है। इस बार काफ़ी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसके मद्देनज़र कि कितने तक पे हम लोग के श्रद्धालु आ सकते हैं, इसका असेसमेंट किया जा रहा है। हमारा रूट क्या होगा, कम से कम श्रद्धालुओं को तकलीफ हो, इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट होल्डिंग पॉइंट बनाया जाएगा, कहाँ पर इससे डाइवर्ट किया जाएगा और कहाँ हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से ओपी लगा सकते हैं। इन्हीं की जरूरत है। हम लोगों पूरा इस रूट को दुम्बा से लेके कुमेठा तक का प्रबंध। गुमला जिले के करौंदी में सैकड़ों वर्षों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार स्थल पर लोगों को कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, जो अब रूरबन मिशन के तहत काम हो रहा है, जिसमें मंदिर परिसर के दीवार पर आकर्षक पेंटिंग लगाई जा रही है, जो भगवान जगन्नाथ के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने का काम करती है। तो फिर उसको पता चल जाता है, तो फिर मंदिर तो पहले से बना रहता है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शतरंज के आयोजनकर्ता दीपक कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में देश के 8 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 8 राज्यों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 230 टीम के खिलाड़ी चेस प्रतियोगिता में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसका फाइनल प्रतियोगिता 26 जून को आयोजित होगी और पूरी प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। रामगढ़ में पतरातू थाना क्षेत्र में लगातार कोयला और बालू को लेकर छापेमारी जारी है और इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पतरातू थाना प्रभारी शशि प्रकाश के नेतृत्व में अवैध रूप से पोड़ा कोयला ले जा रहे 6 बाइक में सवार युवकों को पकड़ा था, लेकिन एक युवक मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरे बाइक सवार सोहेल अंसारी को चोट लग गई, जिसके बाद इलाज के लिए पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको बेहतर इलाज के लिए सदर रामगढ़ रेफर कर दिया। साथ ही 5 अभियुक्तों को रामगढ़ जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश कर रही है। लोग अभी लगातार कई महीनों से अवैध कोयला और बालू को लेकर छापेमारी कर रहे हैं। इसी में हम लोगों को कल रात को सूचना मिली थी कि कुछ मोटरसाइकिल कोयला लोड करके पालू के रोड होते हुए ये लोग रांची के ईट भट्टा और होटल में ये लोग बेचने का काम करते हैं। हम लोग को सूचना मिली कि वहाँ से कुछ मोटरसाइकिल आ रहे हैं, तो उसी के आधार पे हम लोग यहाँ से टीम तैयार करके हम लोग पालू के आसपास वहाँ पे रेड किए हैं। आपका पारगड़ा में वहाँ पे रेड करके हम लोग कुल 7 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। सभी पे कोयला लोड था। सभी में कुल मिला के लगभग 150 बोरा होगा पूरा कोयला। छापेमारी में हम लोग 7 बाइक जब्त किए, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से एक लड़का जिसका नाम सोहेल अंसारी, ये गाड़ी मुड़ाकर भागने के क्रम में इसका हाथ में हल्का चोट आया है, जिसको इलाज के लिए CHC अस्पताल भेजा गया और वहाँ से सदर रामगढ़ के लिए रेफर किया गया। इसमें FIR दर्ज किया गया है, आगे का कार्रवाई की जाए। हजारीबाग जिला उपायुक्त कार्यालय में दिशा की मैराथन बैठक 6 घंटे तक चली। बैठक की अध्यक्षता हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने की, जिसमें कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, बगोदर विधायक विनोद सिंह मांडू, विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, मेयर रोशनी तिर्की, जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता, उपायुक्त नैन्सी सहाय समेत अन्य मौजूद थे। मैराथन बैठक में दर्जनों विकास योजनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें कि DMFT और दिशा के तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल और स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा समेत अन्य विकास कार्यक्रम की समीक्षा की गई। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि 250 करोड़ रुपए DMFT फंड में अभी राशि मौजूद है। वित्तीय राशि, इस राशि से हजारीबाग जिले के 1700
आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और उसके साथ ही स्कूलों में बाउंड्री वॉल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएससी और सीएससी को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। दिशा और डीएमएफटी की दोनों बैठकें हुई हैं, लंबी बैठक हुई है, कई विषयों पे चर्चा हुई है। जहां तक डीएमएफटी का सवाल है, आज के समय जिले में 250 करोड़ हमारे पास हैं जिनको हम लोग योजनाओं में हम लोग लगा सकते हैं। साथ साथ सालाना हम लोगों को 80 करोड़ कोयले के खनन की रॉयल्टी से मिल रहा है। तो इसलिए बड़े पैमाने पे विकास की योजनाएं हमारे जिले में की जा सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा 250 करोड़ हम लोगों को अभी मिला हुआ है और सालाना हमें 80 करोड़ और मिल रहा है। दिशा और डीएमएफटी की दोनों बैठकें हुई हैं, लंबी बैठक हुई है, कई विषयों पे चर्चा हुई है। जहां तक डीएमएफटी का सवाल है, आज के समय जिले में 250 करोड़ हमारे पास हैं जिनको हम लोग योजनाओं में हम लोग लगा सकते हैं। साथ साथ सालाना हम लोगों को 80 करोड़ कोयले के खनन की रॉयल्टी से मिल रहा है। तो इसलिए बड़े पैमाने पे विकास की योजनाएं हमारे जिले में की जा सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा 250 करोड़ हम लोगों को अभी मिला हुआ है और सालाना हमें 80 करोड़ और मिल रहा है। एक ब्रेक लें, आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पटना में अग्निपथ योजना के विरोध में आज बिहार में महागठबंधन के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी एवं भाकपा के वाले जितने भी वामपंथी नेता हैं वहां पर इकट्ठे हुए। उन्होंने विधानसभा से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया। इस मार्च में तेजस्वी के साथ साथ पूर्व सीएम राबड़ी देवी, तेज प्रताप समेत आरजेडी और वामपंथी दलों के लगभग सभी विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के नेता शामिल हुए। बाद में तेजस्वी के नेतृत्व में 13 संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करके अपना ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेगी तो वो लोग दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का मार्च निकालेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश के युवा इस योजना से आक्रोशित हैं। इस योजना से 75% युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना है। सेना से निकलने के बाद युवा क्या करेंगे, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। यूपी बिहार के सीमाई किसानों को बड़ी सौगात मिली है। नारायणी गंडक नदी से निकले मंझिया पाइन निर्माण से न केवल खेती होगी बल्कि बाढ़ से भी इलाके को निजात मिलेगी। दरअसल पिपरासी प्रखंड के मंझिया में तकरीबन 2 किलोमीटर लंबे पानी का आज़ादी बाद निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसको जेडीयू एमएलसी भीष्म सानी ने किसानों को सौंप दिया है, जिसमें कि सीमावर्ती यूपी में कुशीनगर जिले के खड्डा और छितौनी समेत पिपरासी प्रखंड में इलाके में अब तकरीबन 3000 एकड़ जमीन पर सिंचाई के लिए खेतों में पानी मिलेगा। इसके साथ ही बाढ़ के दिनों में जल भराव से भी निजात दिलाने में ये नाला वरदान साबित होगा। जिनको जिम्मेवारी मिला था, काम करने का मौका मिला था, उस जिम्मेवारी को नहीं निभाए। लेकिन आज़ादी के बाद जो बरसों से नाला बंद पड़ा हुआ था, वह जनता के हित में, किसानों के हित में इस चीज़ को, नाला को जो है सफाई कराया गया है, ताकि किसानों का फसल बर्बाद नहीं हो। किसान को जो है जो उनका दुख तकलीफ था उसको दूर किया जा सके। तो आज़ादी के बाद यह नाला का उगाही का काम जो बंद था उसको इस समय उसको जो है खुदवा के चालू किया गया है। किसानों का जो है फसल अब बर्बाद नहीं हो। पंचायत के जनप्रतिनिधियों समस्या रखा था, लेकिन अभी तक नाला का खुदाई नहीं हो पाया। जब हम निर्वाचित होकर आए थे मतलब यहाँ की जनता ने हमको कहा और हमने जाके सीओ से डीएम साहब से आग्रह किया और इस संबंध में जानकारी ली। उसके बाद हम लोग इसको मुश्किल से 10 दिन में खुदवा कर उदाहीकरण करवा दिया गया। यहाँ दुर्ग भगत के खेत से नारायणी नदी में इसको जाके डाल दिया गया। जितना भी इधर जल जमाव से फसल बर्बाद होता था अब शायद नहीं होगा।
मधुबनी में एक बच्चे को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। इलाज के दौरान अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई। वहीं मृतक बच्चे की पहचान इस्लामपुर टोला के मोहम्मद अनवर के बेटे के रूप में हुई है। वहीं बच्चे की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। आगे जा रहा था, दुकान कहीं जा रहा था, बच्चा था, ये छितर गया। आपके सामने में हम बस आगे जाकर आगे जा, ये बच्चा कहीं जा रहा था। जी। अच्छा, ये बच्चा क्या नाम है? नहीं कहे बच्चा नाम आपका पीछे। बच्चा क्या नाम है? मोती रामा अथी नाम से कुर्सी डालो। इसके बाप का नाम? मोहम्मद अनवर। आपका क्या नाम है? हमारे मोहम्मद रफीक। आपका ये बच्चा कौन होगा? पोता। मधुबनी जिले के अरेर थाना के अंतर्गत नवकरही गांव में 22 वर्षीय महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौत की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अरेर थाना से हत्या हो गया था नवकरही गांव का। पोस्टमार्टम कराना। महिला का कितना उम्र होगा? लोग 23 वर्ष। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय टेली भट्टा पर कटान का खतरा मंडराने लगा है। अगर जल्द ही कटाव निरोधक कार्य को अंजाम नहीं दिया गया तो विद्यालय कब नदी में समा जाए ये कहना मुश्किल है। नदी कटान से बचने के लिए संबंधित गांव के ग्रामीण कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विद्यालय को बचाने के लिए बाढ़ निरोधात्मक कार्य को फिलहाल कागजों में रखा हुआ है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि विद्यालय की नींव के सामने खतरा मंडरा रहा है। विद्यालय की नींव को नदी का पानी नुकसान पहुंचाना शुरू कर रहा है, जिससे कि बचाने के लिए जिला प्रशासन को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए, हम लोगों को अपने स्तर से जितना प्रयास रहा सब कर लिए, थक चुके हैं अब हम लोग। जिला प्रशासन को भी इससे अवगत कराया, जो शिक्षा विभाग को भी इसके पहले हमारे स्कूल प्रशासन की तरफ से हेडमास्टर जो है मास्टर अय्या साहब, उनके तरफ से भी सूचना दी गई है कि समय पूर्व बरसात से पहले यदि आप काम यहाँ पर कटाव रोधी कार्य नहीं करते हैं तो स्कूल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आज हो गया और मैंने अभी ये स्कूल तो नाका रहा है, इसमें किसी भी कीमत पर आदमी ना बच्चा पढ़ सकता है ना कोई रह सकता है इसमें। ये बिल्कुल आधी बिल्डिंग जो है वो नदी के अंदर है, आधी अंदर। ये जो जल निस्सरण की तरफ से कार्य किया गया था वो बिल्कुल बेकार रहा। कोई काम करा, जहाँ पर पॉइंट था जल निस्सरण के काम करने का, उसी जगह पे ये कटाव ज़्यादा हो रहा है। वैशाली के महनार में बेखौफ अपराधियों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर बैंक से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधी पटेल चौक के बंधन बैंक के शाखा से 3 लाख रुपए लूट करके फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की और इस घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर 4 अपराधी बंधन बैंक की तरफ पहुंचे और पटेल चौक की शाखा में घुसे। इसी बीच बैंक में 8 से 9 ग्राहक मौजूद थे। अपराधियों ने सभी ग्राहकों को वहां से लूटपाट की। जानकारी हुआ फील्ड में थे तो आए तो पता चला कि ऐसे मतलब 5 आदमी से गन के साथ आए और सब कस्टमर को अंदर करके लूटपाट करने को लूटपाट किए और कैश यहाँ से लेकर चले गए। कितना लिया कैश? 3,04,170 रुपये। सुने मारपीट हुआ स्टाफ? हाँ, मारपीट हुआ है। 2 स्टाफ को मोबाइल भी लेकर चला गया है, मारपीट किया है, गन के चाकू भी गिराया है, चाकू भोंकने की कोशिश किया है, गन से वार किया है सर पे 2-4 लोगों। खबर रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड क्षेत्र से है। सरैया गांव के रहने वाले कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह उड़ीसा में नक्सलियों से लोहा लेते शहीद हो गए, जिसके बाद उनके गांव में मातम पर असर गया। किसान पिता रामायण सिंह का बड़ा पुत्र धर्मेंद्र कुमार सिंह 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था, जिसकी पहली पोस्टिंग मोकामा में हुई थी, लेकिन ओडिशा के एक जिले में वो शहीद हो गए और मातम पसरा हुआ है। शादी में 5वां महीना में आए थे, छुट्टी उसी टाइम बात रहती हुई थी। पूरा बाद 6ठा में 12-13 के बाद हुआ था। कल अपने वाइफ से बात करके सुबह गए थे ड्यूटी, बोले कि बाहर ड्यूटी जा रहे हैं, मोबाइल से सब बंद है। तो कवर भी किए। 4 बजे हमको सूचना मिला, दूसरा कोई फ़ोन किया, दूसरा नंबर पर, वो यहाँ इंग्लिश के आर्मी में है, धर्मेंद्र नाम का, उस लड़का का पास फ़ोन किया,
जो उसको साथे रहते थे साथी अजय नाम के, घर का नहीं उसको नंबर मिला तो उसी के पास फोन किया, वो हम उनके आके घर पंजाब में भगवंत मान सरकार के बाद पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और साफ सुथरा प्रदर्शन देने का वादा किया, जिसके तर्ज पर भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें थोड़े ही समय में अब तक 45 अधिकारी, कर्मचारी और अन्य को गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार फर्जी डिग्री पर सरकारी नौकरी करने वाले भ्रष्टाचार फैलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। दरअसल पद संभालने के बाद पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और साफ सुथरा प्रशासन देने का वादा किया था, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की रणनीति को लेकर भगवंत मान सरकार ने अपने कार्यकाल के थोड़े ही समय में अब तक 45 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों, साथ ही अन्य को गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही कई कदम उठाए गए। उन्होंने जनता को भ्रष्टाचार विरोधी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप आधारित भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ये हेल्पलाइन एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कर रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला पर भी बड़ी कार्रवाई की। मान ने एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को उनके पद से हटा दिया था। जानकारी के अनुसार मंत्री सिंगला पर 1% कमीशन मांगने के आरोप लगे थे, जिसके चलते उनकी कैबिनेट पद से छुट्टी कर दी गई थी। मान ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने भी अपना गुनाह कबूल किया कि उन्होंने रिश्वत मांगी थी। पंजाब में मान सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, तब से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्ताई से नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की रणनीति के अंतर्गत मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल के थोड़े समय में अब तक 45 सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों और अन्य को घूसखोरी के दोष के तहत काबू किया है। मान सरकार ने इसके लिए कई कदम भी उठाए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाने के लिए लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप आधारित एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। इस नंबर पर मिली प्रामाणिक शिकायतों के आधार पर पंजाब पुलिस ने भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य दोषियों के खिलाफ 28 एफआईआर दर्ज की। मुख्यमंत्री की हिदायतों पर विजिलेंस ने अब तक पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, 8 सहायक सब इंस्पेक्टर, 3 हवलदार, 1 सिपाही, होमगार्ड के 1 जवान, 2 पटवारियों, 1 क्लर्क, 1 नंबरदार समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पटवारियों के 4 सहायकों और 1 वन ठेकेदार को भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के दोष के तहत पकड़ा गया। पुलिस ने 21 जून 2022 तक भ्रष्टाचार के दोषों के तहत कुल 45 व्यक्तियों को काबू किया। वहीं सीएम मान ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत हुई है और भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाकर समूची व्यवस्था को साफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को साफ सुथरा, कारगर और पारदर्शी सरकार देने के लिए शासन में से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि लोगों ने उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है, जिस कारण पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना उनका फर्ज बनता है। वहीं सीएम ने कहा कि ये कार्रवाई दर्शाती है कि राज्य सरकार लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए वचनबद्ध है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।